वंस अगेन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। बेटा हमारा बिजनेस स्टडीज़ का सेशन चल रहा था। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किए थे प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योर्ड। हेनरी फ्योर्ड ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया था। आउट ऑफ दिस 3 प्रिंसिपल्स हम लोग सीख चुके हैं। नंबर 1 डिवीजन ऑफ वर्क, नंबर 2 authority and responsibility, and number 3 discipline. Today we are going to start fourth principle, that is unity of command. Unity of command क्या होता है, ये इसको सीखेंगे। That means an employee should receive order only from one boss. कोई भी एक एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस के ऑर्डर को सुनेगा, बिकॉज अगर वो किसी और बॉस के ऑर्डर को भी सुनता है या उसके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए ट्राई करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय के ऊपर 2 बॉस होंगे तो वो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किस बॉस की बात को सुने और किस बॉस की बात को फॉलो करे, जिससे कि कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया। यहाँ पे ये बॉस है, एक बॉस के अंडर में कितने भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, डजंट मैटर। यहाँ पे 3 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। ये तीनों एम्प्लॉय एक ही बॉस के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 बॉस आ गए। एक बॉस इन एम्प्लॉय को भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सेकंड बॉस भी इन एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। सेम कंडीशन, ये दोनों बॉस मिलकर इन तीनों एम्प्लॉय को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो हर एक एम्प्लॉय इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किस बॉस की बात को फॉलो करे। तो दिस इज द राइट पोजीशन एंड दिस इज द रॉन्ग पोजीशन। हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस की बात को फॉलो करेंगे, उसी के ऑर्डर को फॉलो हमें करना पड़ेगा, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बना सकते हैं। अगर आप देख लीजिए इस बात को और इस डायग्राम को अपने पास नोट कीजिएगा। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये यूनिटी ऑफ कमांड को समझने के लिए। यहाँ पर राइट और रॉन्ग दोनों मैंने डायग्राम बना के दे रखे हैं। जब एक बॉस के अंडर में ही कुछ एम्प्लॉय काम करेंगे, यानी कि जब एम्प्लॉय सिर्फ एक बॉस की बात को सुनता है तो वो बिल्कुल राइट पोजीशन होती है, जिससे कि किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूज़न होने के चांसेस नहीं रहते हैं। बट जब एक एम्प्लॉय एक से ज़्यादा बॉस की बात को सुनेगा, उसके ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो कन्फ्यूज़न उनका बढ़ जाएगा और वो खुद नहीं समझ पाएंगे कि उन्हें किस बॉस की ऑर्डर को फॉलो करना है। नंबर 5, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन यूनिट मीन्स वन प्लान। दैट मीन्स जितने भी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होंगे, उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करना। सारे के सारे एम्प्लॉय मिलकर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने में ध्यान देंगे। दैट मीन्स उनका गोल कॉमन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें क्या होगा कि जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सब, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, वो अपने अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे, उसकी सेल्स को बढ़ाने पर ध्यान देंगे, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर ध्यान देंगे। और इस तरह से जब सारे अलग अलग प्रोडक्ट अपने अपने डिवीज़न पर ध्यान देंगे तो टोटल टारगेट मिलकर जो कंप्लीशन हमारे जो एफर्ट्स जो सक्सेस होंगे, वो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाएंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या है, वन यूनिट मीन्स वन प्लान। दिस इज द मेन मोटो ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नंबर 6, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। दैट मीन्स जितने भी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं, जॉब करते हैं किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। दैट मीन्स उनका कोई ना कोई पर्सनल अपना ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको फुलफिल करने के लिए वो एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं। इफ़ अगर उस एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मैच करता है, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो क्या होगा कि दोनों ऑब्जेक्टिव मैच हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन ईजिली सक्सेस हो जाएगी। बट अगर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव
डिफरेंट है इन कंपेरिजन टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सक्सेस बनाए। आफ्टर दैट वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में काम करेगा। तो इसका मीन क्या निकल के आ रहा है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को पहले सक्सेस बनाना है, आफ्टर दैट हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट पर ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ही सक्सेस बनाने पर ध्यान देना है। नंबर 7, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स, दैट मीन्स जितने भी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करते हैं उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग हमारे को बिल्कुल फेयर वेजेस पे करनी पड़ेगी। यानी कि हम जो उनको सैलरी पे कर रहे हैं, जो वेजेस उनको पे कर रहे हैं, वो इतनी पे करनी चाहिए जिससे कि हमारा एम्प्लॉय हमारे साथ मिलकर काम करे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्विच करके किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ना करें। इस सैलरी को पेड करने के टाइम पर भी कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। अगर दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी ए और एक कंपनी बी है हमारे पास, तो अंडरस्टूड है अगर कोई एम्प्लॉय एक्स जॉब कर रहा है कंपनी ए में और उसको उस जॉब को करने के साथ साथ जितना वर्क वो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर सैलरी नहीं मिल पा रही है और हो सकता है कि बी कंपनी उसको ज़्यादा सैलरी देने के लिए रेडी हो जाए, तो वो 100% ए कंपनी को स्विच करके बी कंपनी को ज्वाइन कर ले। बट अगर ए कंपनी उस एम्प्लॉय को एक हैंडसम सैलरी पे कर रही है उसके वर्क के अकॉर्डिंग, तो अंडरस्टूड है कि वो एम्प्लॉय ए को स्विच करके नहीं जाएगा और वो उस ए कंपनी के साथ ही लगातार वर्क करता रहेगा। इस तरह से हमारे साथ क्या होता है कि स्टेबिलिटी मेंटेन होती है और एम्प्लॉयर के बीच में एक अच्छा हेल्दी रिलेशन मेंटेन होता है और वो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इजीली सक्सेस बना पाते हैं। नंबर 8, centralization and decentralization. Centralization means power in the few hands, that is only at top level. There are 3 levels of management: top, middle and lower. But in case of centralization, जो पावर होती है सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास होती है। बट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर in all the 3 levels of management, that is top, middle and lower. मैनेजमेंट के टोटल 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर, यहाँ पर मेंशन है सब। इन तीनों लेवल्स पर हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने के लिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। फिर भी अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे लेवल पर अपना काम कर रही है, उसमें सिर्फ सेंट्रलाइजेशन के थ्रू काम किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पर काम कर रही है तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब लार्ज स्केल पर काम किया जाएगा तो अंडरस्टूड है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर हर लेवल काम करेगा, टॉप, मिडिल एंड लोअर। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब बेटा हमारे टोटल 8 प्रिंसिपल यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। टोटल 40 प्रिंसिपल्स हम लोगों को डिस्कस करने थे, जिसमें से 8 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। रिमेनिंग 6 प्रिंसिपल्स जो भी रह गए हैं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में फिर डिस्कस करूँगा उनको। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।